देखिए आज कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट तो पूरा कंप्लीट कर दिए थे, इसका वीडियो अपलोड भी हो गया है। इसमें अंतर विभाजन सूत्र, इंटरनल सेक्शन फार्मूला उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना जो दो दिया गया बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु p x, y पर m अनुपात n के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। इस पर आधारित ये जनरल मैथ जो है 10th का, इसमें इंटरनल का ही जिक्र है, एक्सटर्नल का जिक्र नहीं है। लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में एक्सटर्नल फॉर्मूला पूछता है, बाय विभाजन सूत्र पूछता है, तो वह भी लिख देंगे, लेकिन प्रूव करेंगे सिर्फ इसी का। तो अंतर विभाजन सूत्र वह कि दो बिंदु, जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ ए, इसका अगर वह x1 y1 b x2 y2 इन दोनों बिंदु को मिला, यह मिलाने वाली एक रेखाखंड व लाइन सेगमेंट, इस पर एक बिंदु P यहाँ यहाँ या यहाँ कहीं इंटरनल है, तो इसी रेखाखंड x, y यह बिंदु P इस प्रकार है इस रेखा पर स्थित कि यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक AP, इसका माप m है, और यहाँ से यहाँ तक इसका माप n। कहने का मतलब हुआ AP का माप m हुआ और PB का माप n। इसे हम AP बाय PB इक्वल m बाय n ऐसा भी समझ सकते हैं। तो जब इस रूप में यह विभाजित करता है, तो ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P x, y का निर्देशांक क्या हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका नियामक क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए इंटरनल सेक्शन फार्मूला का प्रयोग होता है। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला लिख भी दिए यहाँ, इसका प्रमाण भी देंगे, प्रूव भी करेंगे, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में प्रूफ भी पूछता है, इसलिए प्रूफ भी कर देंगे। लेकिन मेन है सवाल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ही आवश्यक है। तो यह समझाए कि ये क्या कहा, इसका क्या तात्पर्य हुआ, तब ये फॉर्मूला को समझाएंगे। पहले एक डायग्राम से समझाए, ऐसे फिर और सिद्ध करने के टाइम में और भी डायग्राम बनेगा, तत्काल ये समझ। दो बिंदु जैसे दिया है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु कोई होगा जिसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और वह बिंदु इस प्रकार होगा कि उसके लिए A से उस बिंदु का डिस्टेंस m होगा, और फिर उस बिंदु से बिंदु B का डिस्टेंस n होगा। अर्थात AP का माप m होगा, PB का माप n होगा, या AP बाय PB बराबर m बाय n दिया। तो देखिए यह mn भी यहाँ समझ में आया। तो यह फॉर्मूला है वह P x, y, अर्थात उस बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट हुआ वह होगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो इसमें बिंदु P का कोऑर्डिनेट हुआ है। तो बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है उसमें 2 पॉइंट्स होते, एक x होता है, एक y होता है। तो हम इसे अलग अलग भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसमें एक साथ दोनों है, x और y दोनों पॉइंट का यह नियामक है। यहाँ x अगर अलग करें तो इसी में से यहाँ लिखे हैं x इक्वल y, जहाँ mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, और y हुआ my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। यहाँ नोट में एक और शर्त लिख दिए हैं, कभी कभी इसका फॉर्मूला m n के रूप में ना हो करके k या लेमडा के रूप में भी रहता है। तो ऐसा कैसे होता है, तो इसके कभी कभी यह m और n का अनुपात ही लिख देता है डायरेक्ट। तो m और n का अनुपात लिख देता है डायरेक्ट, जैसे यहाँ की k हम नोट किए। यदि m बाय n बराबर अगर k हो
तो यह फॉर्मूला बदल करके हो जाएगा पी एक्स वाई बराबर के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन, के वाई टू प्लस वाई वन बाई के प्लस वन। यह एक फॉर्मूला बन जाएगा। यह कैसे बना, तो इसी में अंश और हर में क्या किए, तो n से भाग दे दिए। तो यहाँ अंश और हर में भाग देंगे n से, तो यहाँ हो जाएगा m बाई एन एक्स टू, यहाँ कट जाएगा एक्स वन, यहाँ हो जाएगा m बाई एन प्लस वन। तो m बाई एन की जगह क्या किए, के रख दी, या के की जगह पर लेमडा भी प्रयोग हो सकता है। इस लाइन के बाद ये लाइन को समझना आसान है, तो ये भी नोट में लिख दिए कि यह भी इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ही है कि अगर ऐसा कहीं नजर आवे तो देख के यह समझ ना आवे कि ऐसा नहीं पढ़े हैं या इसके विषय में नहीं जान ले, या समय पर हम इस फॉर्मूला का ही प्रयोग कर सकते हैं, या इस फॉर्मूला से ही कंटिन्यूस प्रयोग करके भी आगे सवाल बनाते हैं, या नहीं तो 10th में प्राय अधिकांश स्टूडेंट इस फॉर्मूला से समझता है, इसीलिए इसी फॉर्मूला का प्रयोग करें। जरूरत पड़ने पर इसका भी प्रयोग दिखाया जाए। ये तो था अनुपात के रूप में। तो यहाँ m और n क्या है कि बराबर नहीं है, इसी दशा में ये। और जब m और n बराबर हो जाए तो यही फॉर्मूला का एक नया रूप बन जाता है, जो स्पेशली रूप में इसे कहा जाता है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट या नियम। तो इसको उपप्रमेय के रूप में समझा जाता है। तो इसे लिखे हैं, दो बिंदु ए x1 y1 तथा b x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर p x, y। यहाँ मध्य बिंदु का तात्पर्य ये भी है कि इसी में हम समझ सकते हैं कि जब m और n बराबर हो, यहाँ m और n बराबर नहीं है, हो सकता है कि m n से ही बड़ा हो या n m से ही बड़ा हो। ऐसी कंडीशन में ये हुआ इसका अंतर विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला। जब m बराबर n हो तो ये फॉर्मूला ही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, अगर m और n का मान बराबर होगा, बनेगा जरूर, लेकिन m और n जब बराबर हो तो ऐसी अवस्था में ये फॉर्मूला का रूप जो है और भी छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो वह क्या होता है कि सीधा x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई। इसका मतलब हुआ जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने देगा, तो इसका हम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो कि उससे बहुत छोटा है, x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, ये उसके लिए छोटा हो। अर्थात यह कंडीशन ऐसे भी समझाया जा सकता है कि यहाँ ऑब्जेक्टिव में कभी कभी दे दिया जाए कि m बराबर n हो, a का निर्देशांक लिख देगा, b का निर्देशांक लिख दिया जाए और लिख दे कि m बराबर n हो तो p का निर्देशांक क्या हो। यही होगा जो यहाँ लिखे x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। तो ये हुआ m बराबर n का तात्पर्य हुआ कि जिस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने दिया गया है वह उन रेखाखंड के जस्ट बीच में है, उसका मध्य बिंदु है। अर्थात दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला ये। अगर ये देखना है किसी फॉर्मूले से कैसे ज्ञात होगा तो वैसे आगे भी एक बार बताएंगे, हम यहाँ भी समझाते हैं। यहाँ गौर कीजिए कि अगर इसी फॉर्मूले में m बराबर n शर्त लगावे तो या तो m की जगह पर n लिख दीजिए, या क्या कीजिए n की जगह पर m लिखिए। तो देखिए यहाँ अगर n की जगह ही m लिखते तो यहाँ भी m हुआ, यहाँ भी m हुआ, इसमें से m कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा m इंटू x2 प्लस x1, और नीचे mm टूट गया तो 2m कट गया mm, तो क्या बन गया x1 प्लस x2 बाई टू। इसी तरह यहाँ भी बन जाएगा y1 प्लस y2 बाई टू। ये हुआ मध्य बिंदु का फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले को सिद्ध कैसे करते हैं या फॉर्मूला प्रूव्ड कैसे। अच्छे से याद रखेंगे यार। यहाँ प्लेन पेपर या ग्राफ पेपर पर यहाँ दो अक्ष लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कि लंबवत है, तो इसमें एक बिंदु यहाँ लिए ए,
जिसका निर्देशांक क्या है x1 y1, और दूसरा बिंदु यहां ले लिए B, जिसका निर्देशांक x2 y2। तो इनको मिलाते हैं, इसे मिला दिया। तो मिला दिए तो यहां जो दिया हुआ है इस पर एक बिंदु जो P है, इस पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि जिसका निर्देशांक x, y यही ज्ञात करना, और यह इस प्रकार दिया हुआ है कि यहां से यहां का माप m है AP, और P भी यहां से यहां क्या दिया हुआ n। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना या फॉर्मूला ज्ञात करना। तो इसे प्रूव करना है तो देखिए, बिंदु A से x एक्सिस पर लंब खींचिए, जिसको AM, B से इस x एक्सिस पर लंब खींचे BN, फिर बिंदु P से इस बिंदु पर लंब खींचे, जिसका नाम R रखे, फिर इस A से इस बिंदु पर लंब खींचे, जिसका नाम ऐसे रख दीजिए, फिर बिंदु P से इस पर लंब खींचे, इसका नाम T रख दीजिए। तो इस प्रकार इसमें रचना हुआ। तो अब इसमें देखेंगे, जब ये माप क्लियर हो गया तो इसमें यहां लिख सकते हैं x1 y1 तथा bx2 y2। इसमें am bn pr परपेंडिकुलर OX, मतलब इस पर क्या कर दिए OX या XO, X लिख सकते हैं, X डैश O X डैश, या X एक्सिस भी लिख सकते हैं। इसकी जगह X एक्सिस भी लिखा जा सकता है, यही अच्छा है, ये लिखिए। मतलब AM BN और PR यहां से क्या किए, लंब खींच दिए। अब फिर AS परपेंडिकुलर PR, फिर PT परपेंडिकुलर BN, यह खींचा। तो ऐसा खींचने से देखिए यह एक रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, जिसमें यहाँ से ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर हुआ। इसका मतलब MR और AS क्या होगा, बराबर होगा। तो AS की जरूरत पड़ेगा, AS का माप क्या हो जाएगा, MR के बराबर, MR। अब MR देखेंगे तो O से R, अर्थात OR का माप कितना हो जाएगा, यहाँ X, और OM यहाँ से कितना हो जाएगा, X1। इसका मतलब हुआ AS अर्थात MR का माप जो होगा, ये AS यहाँ से यहाँ तक का माप हुआ X माइनस X1। फिर हमको जरूरत पड़ेगा PT का, तो PT किसके बराबर हो जाएगा, RN। इसका माप यहाँ देखिए N परपेंडिकुलर, ये है X2, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, X, तो इसका माप हो जाएगा X2 माइनस X। इसी तरह इस ट्रायंगल में फिर यहाँ से चाहिए PS, तो इसी तरह PS अगर ज्ञात करेंगे तो ये Y, और यहाँ क्या आ जाएगा, Y1। तो PS हो गया Y माइनस Y1, और क्या जरूरत है, BT।
BT का माप हो जाएगा y2 माइनस 1। इसकी जरूरत है A के लिए। और फिर इसमें अगर देखिए ये अनुपात जो दिया हुआ इसमें लिखे हैं AP का माप क्या है M और PB का माप है N, यही अनुपात में तो विभाजित हुआ है। अब यहाँ लेंगे त्रिभुज ASP तथा त्रिभुज PTB। इन दोनों त्रिभुज में शर्त देखेंगे समरूप होने के है कोई शर्त की नहीं। तो देखिए इसका एंगल A और इसका एंगल P, अर्थात यहाँ का ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। क्योंकि यह जो है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि लंब खिंचा हुआ है। तो ये कोण क्या हो गया, संगत कोण के शर्त से यह बराबर हो। फिर एंगल S को देखा जाए और एंगल यहाँ T को, यह 90 डिग्री है, ये संगत कोण हो गया। और अगर इसमें तीसरा पार्ट भी खोजे तो वह भी बराबर है, एंगल P और एंगल B, लेकिन दो ही कोण से भी समरूप हो जाता है। तो इसलिए यहाँ हो गया ये समरूपता से। तो यहाँ हो गया त्रिभुज ASP समरूप त्रिभुज PTB। तो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होता है। तो AS, इस त्रिभुज का AS, इसका संगत भुजा आ जाएगा PT। फिर इसका आ गया SP, तो इसका संगत भुजा आ जाएगा TB। फिर इसका हुआ AP, तो इसका आ जाएगा PB। समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होता। अब यहाँ AS, तो देखिए AS यहाँ क्या है, x माइनस x1। यहाँ है PT क्या है, x2 माइनस x। उसी तरह SP, तो SP यहाँ क्या है, y2 माइनस y1। SP y माइनस y1। और BT y2 माइनस y। AP क्या है, M। PB क्या है, N। तो इस प्रकार ये शर्त आया। तो इसमें लिख देंगे। अब हमें फॉर्मूला ज्ञात करना है, तो लेते हैं कंडीशन, जब x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इक्वल m बाय n, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा n x प्लस a माइनस n x1 इक्वल m x2 माइनस m x। तो इस mx को इस पक्ष में लाएंगे, तो यहाँ हो गया mx प्लस nx, यहाँ हो गया mx2 प्लस nx1। इसमें x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आया m प्लस n, यहाँ हो गया mx2 प्लस nx1। तो देखिए x इंटू m प्लस n इक्वल mx2 प्लस nx1 है। तो इसलिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस है। देखिए इस तरह से x का मान आया, यही तो बताया है वह। इसी तरह से अगर आप इसका ग्रुपिंग इसके साथ करेंगे तो हमें y का मान भी इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा my2 प्लस
एन वाई वन बाय एम प्लस एन। ये इसी प्रकार इसे ज्ञात कर सकते। तो इस प्रकार यह फॉर्मूला ज्ञात हो गया। तो इसी में अब हुआ किसका अगर मध्य बिंदु हो, अगर यह कंडीशन लगा दे इसका मध्य बिंदु हो जाए, एम और एन बराबर हो जाए, यहां लिख दे जब एम और एन बराबर हो तो इसी में क्या करेंगे, एक्स की जगह तो एम एक्स टू प्लस जहां एन है इस एन की जगह भी एम रख देते, यहां भी जहां एन है वहां एम रख देते। तो यहाँ क्या आ गया, एम कॉमन आ गया तो एक्स टू प्लस एक्स वन बाय यहाँ आ गया 2 है, ये कट गया तो यहाँ आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू बाय 2। इसी प्रकार y वाला में भी रख दे तो y का मान हो जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। इस तरह से मध्य बिंदु का फॉर्मूला इस प्रकार प्रूव। और अगर ऐसे मध्य बिंदु के लिए चाहे डायरेक्ट ही हम फॉर्मूला ऐसा पिक्चर बना के डायरेक्ट हम बैठा दे, एम और एन बराबर हो तो यहाँ क्या लिख देना होगा, या तो 1 बाय 1, 2 बाय 2, 3 बाय 3 या m बाय m या n बाय, तो वो अपने कट जाएगा निष्कर्ष उसी जगह। मतलब पिक्चर में भी वैसा करके संभव है डायरेक्ट, लेकिन ये इंटरनल पहले ज्ञात करके भी रख दिए तो इसका प्रूफ हो गया। लेकिन ऐसा स्पेशली ये नहीं पूछता है कि मध्य बिंदु के लिए ज्यामिति से प्रूफ कीजिए, इसका पूछा जाता है। यह कभी कभार 1 साल 2 साल में ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रूफ था तो इसका भी बता दिया गया। ये फार्मूला इंटरनल सेक्शन फार्मूला के नाम से जाना जाता है, अंतः विभाजन सूत्र। एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क में भी देता है, अंतः विभाजन सूत्र लिखे या इंटरनल सेक्शन फार्मूला लिखे। मल्टीपल चॉइस में भी फार्मूला ही लिख दिया रहेगा और वहाँ 4 ऑप्शन लिखा हुआ रहेगा, इंटरनल सेक्शन फार्मूला या एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, या फिर जो सेंट्रॉइड का जो है या नियामक है या कोऑर्डिनेट है, इन सेंटर का नियामक या कोऑर्डिनेट है, ऐसा ही पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, याद रहे। तो ये चैप्टर में तो ये फार्मूला काम करेगा ही अच्छी तरह से, और ये ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरत है, इसे ध्यान रखिएगा। इसलिए वक्त भी लगा है, प्रूफ भी कर दिया, बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर के लिए यही फार्मूला सबसे आवश्यक। अब जैसे को ऐसे एक्सरसाइज अगर शुरू होगा तो उसके लिए सिर्फ फार्मूला का चर्चा पुनः इसको जो रिपीट कर देते हैं। अंतः विभाजन सूत्र इंटरनल सेक्शन फार्मूला ये कि जैसे 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड का अगर m अनुपात n पे विभाजन करने वाला बिंदु पी एक्स को y हो तो इसका फार्मूला हुआ mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। फिर दोबारा लिख दिया यदि m बराबर n हो, इसका मतलब हो गया बिंदु P जो है वह मध्य बिंदु होगा तो इसका फार्मूला x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय। ये देखिए एक्सटर्नल फार्मूला भी यहाँ लिखे हैं, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला भी लिख दिया है। ये याद रहना चाहिए, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया इस पर दारी सवाल तो हमें याद रहेगा, सवाल सॉल्व कर लेंगे। वैसे बीटीसी में नहीं के बराबर है, अगर एमबीडी आदर बुक किसी से ना ही बनावे तो इसका प्रयोग होगा, फिर भी फार्मूला जान ज़्यादा टफ नहीं है। देख लीजिए यहाँ सभी जगह प्लस है, इसमें माइनस का चीज। तो यहाँ क्या एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, अगर 2 बिंदु पी ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के बाय विभाजक बिंदु अगर पी हो तो जिसका कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो गया mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस n my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n। ये फार्मूला याद रखना बहुत आवश्यक। अब जो यहाँ में कुछ बता रहे हैं या बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसे याद रखेंगे। यह जैसे केंद्रक परिचित होइएगा, इसी केंद्रक को हम लोग बोलते हैं गुरुत्व के।
यह गुरुत्व केंद्र, जिसे याद कीजिए किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर इसका डिफाइन याद है तब तो बहुत बेस्ट है, अगर डिफाइन याद नहीं है तो वह सभी चर्चा यहाँ कर देते हैं, इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा। और इस केंद्रक या गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, यह एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है। ये बहुत बार देखा गया है, पूछा गया है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला, या कभी कभी फॉर्मूला की जगह पर त्रिभुज में दे दिया जाता है। इसका त्रिभुज में जैसे 3 शीर्ष होते हैं तो 3 शीर्ष में से 2 शीर्ष का जो है कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा और केंद्रक का भी कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, और तीसरा जो शीर्ष होगा उसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो यह फॉर्मूला अगर याद हो तो हमें उस टाइप का कोई भी सवाल लेगा तो वह बन जाए। तब सवाल है, सबसे पहले एक बार डिफिनेशन, ये केंद्रक होता क्या, इसको एक बार समझाते हैं, तब फिर इसका लिख देंगे इसका कोऑर्डिनेट का भी फॉर्मूला। यह त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज के शीर्ष और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड का नाम होता है माध्यिका। ये हुआ इसका माध्यिका। ये माध्यिका तब हुआ जब ये और ये बराबर हो। डिफाइन हम क्या बोले, त्रिभुज के शीर्ष, तो यहाँ शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा क्या है, ये शीर्ष के सम्मुख भुजा हुआ BC, तो BC का मध्य बिंदु हुआ AD, क्योंकि आप बराबर का चिन्ह दिए। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है। इसी तरह यहाँ अगर ये शीर्ष है तो इसके और इस भुजा के मध्य बिंदु को यहाँ से अगर मिला देंगे तो ये जो रेखाखंड हो जाएगा कि ये इसका माध्यिका कहलाया। इसी तरह अगर यहाँ से भी अगर इसे मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो यह हो जाएगा इसका माध्यिका। तो इस त्रिभुज में AD, BE और CF माध्यिका, एक त्रिभुज का 3 माध्यिकाएं होता। तो यही बात इसमें समझना है कि ये जो माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता या त्रिभुज के माध्यिकाओं के संगामी बिंदु, देखिए सभी माध्यिका एक ही पॉइंट से पास किया, अर्थात इसे दूसरी भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, त्रिभुज के माध्यिकाओं के उभयनिष्ठ बिंदु या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जहां कटता है, जहां प्रतिच्छेद होता है, जहां इंटरसेक्ट है, वह बिंदु क्या कहलाता है, इसका केंद्रक कहलाता है, जिसे कैपिटल G से डिनोट किया जाता। यह कैपिटल G से डिनोट किया जाता, यह हुआ इसका केंद्रक। इसी को केंद्रक या गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं। इसे याद रखेंगे अच्छे से, यह डिफिनेशन माइंड से ना उतरे तो ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि ज्यामिति में भी कभी कभी केंद्रक पर आधारित कुछ सवाल होता है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ा है। इसमें और भी देखिए ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, यह भी लिखते। ये केंद्रक जो होता है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। जैसे देखिए AG/GD इक्वल BG/GE, CG/GF, ये सब का जो अनुपात होगा यह हो जाएगा 2:1, 2:1। इसी को अनुपात के रूप में ऐसे लिखिएगा तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। AG/GD बराबर BG/GE इक्वल CG/GF, यह जाएगा 2:1। इसका अर्थ यही हुआ। तो यही रेशियो 2:1 के कारण, 2:1 के कारण इसके G, इसका जो G का कोऑर्डिनेट होगा अर्थात G का नियामक जो होगा, यह केंद्रक, केंद्रक लिखिए या गुरुत्व केंद्र लिखिए। इस केंद्रक, इस G का जो कोऑर्डिनेट होता है याद रखेंगे, x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3। अब कहिएगा ये x1 y1 क्या, तो ये जो त्रिभुज का शीर्ष है, ये A का कोऑर्डिनेट हुआ x1 y1, ये जो B है इस B का कोऑर्डिनेट हुआ x2 y2, और ये C है इसका कोऑर्डिनेट हुआ x3 y2। मतलब त्रिभुज के शीर्षों का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ हो तो उस त्रिभुज के केंद्रक का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट
इसका केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, यह पूछता है ज्ञात करने। या इसी में ये शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, केंद्रक का दे दिया जाएगा, कहेगा सी का जो है कोऑर्डिनेट क्या है। नाम नहीं दिया रहे तो डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, 2 बिंदुओं का निर्देशांक लिखा हुआ रहेगा, केंद्रक का भी निर्देशांक लिखा हुआ रहेगा, कहा जाएगा तीसरे शीर्ष का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक का यही फॉर्मूला हुआ, इसे हम अच्छे से याद रखेंगे। और हम एक उपाय बताते हैं कि अगर ये केंद्रक का फॉर्मूला स्लिप कर जाए माइंड से, या कोई बहुत कम प्रयोग होता है, एक्सरसाइज में नहीं के बराबर प्रयोग है, लेकिन हम इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव सवाल जो है पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के टाइम में। लेकिन ये फॉर्मूला अगर माइंड से हटता है तो इसके लिए एक उपाय है, इसे ज्ञात किया जा सकता है, इसे याद रख सकते। तो देखिए इस चीज़ को समझाया जाता है इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करने। देखिए जब इस त्रिभुज में ये कहीं से भी यहाँ से कहीं शुरू कर सकते हैं, तो सपोज हम इसी को लेते हैं, एडी को ही लक्ष्य मानते हैं, इधर मिटा दीजिए या हटा दीजिए, या है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अगर बी का हमें नियामक मालूम है और सी का भी नियामक मालूम है, तो ये डी बिंदु जो है बी सी रेखाखंड का क्या है, तो यह मध्य बिंदु। डिफिनेशन में ही पढ़ाए थे, मध्य का है तो मध्य बिंदु हमें करें। तो इस डी का कोऑर्डिनेट यहाँ हम पहले ज्ञात करेंगे। तो इस डी का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु के फॉर्मूला से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ है x2, यहाँ है x3, तो इसका क्या आ जाएगा x2 प्लस x3/2, इसका आ जाएगा y2 प्लस y3/2। ये डी का कोऑर्डिनेट ज्ञात हुआ। और अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, इसीलिए दोबारा यहाँ बोर्ड पर लिख के भी रखे थे ताकि हमें आगे समझाने में सुविधा होगा और दोबारा रिवीजन भी कराएं। अब देखिए यहाँ से हमें चाहिए किसका, जी का कोऑर्डिनेट। तो जी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो ए जी यहाँ से यहाँ क्या है 2 है, और जी डी यहाँ से यहाँ क्या है, मतलब m अनुपात n, m/n हमें क्या दिया 2/1। तो इसका मतलब हुआ m का मान क्या हो गया 2 हो गया, और n का मान क्या हो गया 1। तो अब हमें किसका चाहिए, a। ये बिंदु a और बिंदु ये जो d है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जो 2:1 के अनुपात में बिंदु जी काटा है, उसी जी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, क्योंकि वही तो हम पढ़े थे। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को m/n के अनुपात में विभाजन करने वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट, यही तो था mx2 प्लस nx1/m प्लस n, my2 प्लस ny1/m प्लस n। तो इस फॉर्मूला से इसे अब ज्ञात कीजिए। अब देखिए जी का कोऑर्डिनेट, तो जी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे तो क्या mx2, तो देखिए m का मान क्या है यहाँ 2, x2, तो d यहाँ d है ना ad, तो d क्या हुआ x2 का काम कर रहा है, तो 2 इंटू यहाँ क्या आ गया x2 प्लस x3/2 प्लस 1 इंटू x1 का काम क्या करेगा x1 ही है, बाय m प्लस है तो 2 प्लस 1। इसी तरह यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1, अब बाय क्या आ जाएगा 2 प्लस 1। तो यही तो जी का हुआ निर्देशांक। अगर बाई चांस केंद्रक का निर्देशांक माइंड से उतर जाए, वैसे तो इतना आसान है कि नहीं उतरता, लेकिन फिर भी यह माइंड में यही क्वेश्चन आ जाता कि यह कैसे हुआ। तो इसका जवाब भी यहाँ मिला। तो देखिए ये 2 कट जाएगा, ये 2 यहाँ कट जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यही तीनों बच जाएगा ऊपर में। ये कटने के बाद यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ भी 2 कट गया, तो क्या बच जाएगा, यहाँ फ्रेश कर दीजिए, तो यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3, आई दोनों को जोड़ दीजिए 3। यह हो गया इसके केंद्रक का निर्देशांक। तो हम ज्ञात करने का तरीका भी बताए और साथ ही साथ इसे याद रखेंगे। इसमें त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ये हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। एक्स्ट्रा भी और सब शब्द बताए, इसे अवश्य याद रखिएगा। इसका परिभाषा भी बताए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। त्रिभुज के शीर्ष और समूह भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड त्रिभुज का माध्यिका कहलाता है।
और माध्यिकाओं के या तो संगामी बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, यह केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। त्रिभुज का अंतःकेंद्र, इसका निर्देशांक भी कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मात्रा में वही पूछा जाता है केंद्रक का, लेकिन फिर भी इसका जान लेंगे, छोटा ही है इसे। सबसे पहले अंतःकेंद्र क्या होता है ये समझते हैं। वैसे तो इसमें 8 टाइप का डिफरेंस समझा है, लेकिन अभी 2 मिला, 2 पहले माध्यिका मिला अंतःकेंद्र, इसमें भी आपको इसी तरह 2 डिफिनेशन मिले। अंतःकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के संगामी बिंदु त्रिभुज का अंतःकेंद्र कहलाता है। अब कोण समद्विभाजक क्या होता है? तो त्रिभुज के 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाले किरण या रेखाखंड त्रिभुज का कोण समद्विभाजक कहलाता है। मान लीजिए यही एक रेखा खींचे, ये इस कोण को 2 बराबर भाग में बांट दिया, इसे क्या कहा जाता है? कोण समद्विभाजक। तो इसी तरह त्रिभुज के तीनों कोण को विभाजन करने वाला जो यहाँ रेखाखंड हुआ, जिसे कोण समद्विभाजक कहते हैं, वह तीनों एक ही बिंदु से पास करता है। तो अब डिफाइन इसका भी मैच कर गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा। त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के संगामी बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं। त्रिभुज के कोण समद्विभाजकों के उभयनिष्ठ बिंदु को अंतःकेंद्र कहते हैं, या त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जहाँ प्रतिच्छेद करता है, जहाँ कटता है, अंतःकेंद्र कहलाता है। अंतःकेंद्र से त्रिभुज के सभी रेखाओं के बीच की दूरी समान होता है। इसी अंतःकेंद्र से इस त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचा जाता है, और यह अंतःकेंद्र और त्रिभुज के भुजाओं के जो बीच की दूरी होता है, यह अंतःवृत्त का त्रिज्या होता है। यह चीज़ पढ़ाने के बाद कंस्ट्रक्शन भी पढ़ाए, कंस्ट्रक्शन भी इससे कुछ मजबूत हो जाएगा, कुछ जानकारी मिला, क्योंकि त्रिभुज के परिवृत्त और त्रिभुज के अंतःवृत्त भी खींचने के लिए कंस्ट्रक्शन में मिलता है। तो यह चीज़ अगर रिवीजन हो गया तो यही हो गया त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचने का तरीका। मतलब अगर त्रिभुज का अंतःवृत्त खींचते तो हमें अंतःकेंद्र ज्ञात करना पड़ता। तो अंतःकेंद्र कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोण को क्या करते हैं? समद्विभाजक करते हैं, जहाँ कटता है वह अंतःकेंद्र ज्ञात होता है। यहाँ से इस पर लंब खींच देंगे, यही वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, और इस माप लेकर के राउंड कर देंगे तो यह हो जाएगा अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त भी बनाने सिखाए। फिलहाल हमें इसका केंद्रक का निर्देशांक जानना है। तो इसका अंतःकेंद्र का जो निर्देशांक है, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। अंतःकेंद्र इन सेंटर, इसका निर्देशांक होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस b प्लस। ये इसके अंतःकेंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला। अब कहिए ए क्या होता है, बी सी ये क्या है? तो यहाँ सबसे पहले इसका निर्देशांक हुआ x1 y1, बी का हुआ x2 y2 और सी का हुआ x3 y3। अब फिर है ए बी सी इसके भुजा की माप। बी सी हुआ स्मॉल ए सी हुआ स्मॉल बी और ए बी हुआ स्मॉल सी। ये इसका ए बी सी। त्रिभुज की भुजाओं को क्रमशः ए बी सी से डिनोट किया जाता है। इसके लिए बताया गया है कि किस भुजा के स्मॉल ए से। तो यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल ए है, इसके जो सामने की भुजा होगा उसे स्मॉल ए से, फिर इससे इसके सामने की भुजा को स्मॉल बी से, इस सी के सामने की जो भुजा उसे स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। ये हुआ इस एक्सरसाइज का थ्योरी। ऑब्जेक्टिव ये पूरा कन्फर्म रहना चाहिए माइंड में, तब ये एक्सरसाइज शुरू करेंगे, सभी सवाल बनेगा। ये MBD केसेस से ना आ रहा है सवाल, BTC सब में ये काम करेगा, सब से बन जाएगा।